नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ बात हमारे साथ में। आज बात होगी छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू से ईडी की पूछताछ को लेकर और उस पर हो रही सियासत पर। सोमवार को ईडी ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू को दूसरी बार पूछताछ के लिए बुलाया। एक तरफ जहां गेंदू से ईडी ने कांग्रेस भवन निर्माण को लेकर पूछताछ की, तो दूसरी तरफ इस कार्रवाई के विरोध में ईडी दफ्तर के बाहर राजीव गांधी चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और ईडी दफ्तर का घेराव किया। ईडी की इस कार्रवाई को कांग्रेस ने विद्वेषपूर्ण करार दिया है और इसके खिलाफ प्रदेश भर में रणनीति के तहत विरोध प्रदर्शन किया गया। 1 मार्च से 3 मार्च तक ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर प्रदर्शन हुए। रविवार को सभी जिला मुख्यालयों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ईडी का पुतला फूंक दिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि देश के इतिहास में पहली बार शायद किसी राजनीतिक दल के दफ्तर में ईडी पहुंचा है। बीजेपी सरकार अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। आपको बता दें कि 6 दिन पहले भी मलकीत सिंह गेंदू से ईडी ने पूछताछ की थी। गेंदू से शराब घोटाले और पूर्व आबकारी मंत्री यानी कवासी लखमा से जुड़े सवाल पूछे गए थे। दरअसल ईडी ने सुकमा और कोंटा में बने कांग्रेस कार्यालय यानी कि राजीव भवन के निर्माण के मामले में समन जारी किया था। 4 तथ्यों में जानकारी मांगी गई। ईडी ने मुख्य रूप से फंडिंग, ठेकेदार, निर्माण कार्य की शुरुआत से जुड़े तमाम सवाल पूछे थे, जिसका जवाब मांगा था। अब कांग्रेस इसे विपक्ष की आवाज दबाने की कोशिश बता रही है, तो भाजपा इसे ईडी का स्वतंत्र फैसला करार दे रही। आखिर कांग्रेस को ईडी की जांच पर ऐतराज क्यों, और क्या ईडी जैसी संस्था सरकार के इशारे पर काम कर रही है? आज की चर्चा इसी मुद्दे पर होगी, लेकिन उससे पहले सुनते हैं प्रतिक्रिया। कल ये ईडी ये कहती है कि इनकी जितनी भी निजी सवाल पूछा गया है उस सवाल को वहां से हटा दो। ये बड़ी चीज है। क्यों? हम तो इसी चीज से प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे कि सवाल कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ है, फिर व्यक्तिगत सवाल क्यों? और कल कहा जाता ईडी के अधिकारी हमारे मलकीत सिंह गेंदू जी से कि उनकी निजी संबंधित जो जानकारी मांगी गई थी उसको हटा दो। क्यों? हम तो यही चीज तो हम शुरू से बोल रहे थे ना कि कहीं ना कहीं ये कांग्रेस को, नेताओं को डराना चाहती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में जो सीधा लड़ाई लड़ रहे उनको डराना चाहती ईडी और आईटी के नाम से, जासूसी के नाम से, ताकि सरकार के खिलाफ कोई मुखरता से ना बोल सके। क्या ईडी और आईटी से हम लोग डरेंगे और सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ना छोड़ देंगे? ये तो संभव नहीं है। देखिए, ये कांग्रेस का रटा रुटाया एक आरोप है। वास्तविकता ये है कि जहाँ पर भी अपराध होगा, जहाँ पर भी आर्थिक अपराध होगा, ईडी तो वहाँ पहुँचेगी और जो अपराध में संलिप्त होंगे उस पर कार्रवाई जरूर करेगी। तो चलिए, ये मामला बड़ा लंबा है। जहां से मामला शुरू हुआ वहां पे कवासी लखमा की गिरफ्तारी, उसके बाद दीपक बैज के घर की जासूसी और इन सब के बीच में मलकीत सिंह गेंदू से हुई पूछताछ, और पूछताछ में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अब वो क्वेश्चन ही सवालों के घेरे में आ गए। खैर, जवाब लेंगे। हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से, हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं रविंद्र सिंह भाजपा से, प्रगति भाजपाई कांग्रेस, और कुछ चीज़ें में रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं कांग्रेस के पास ही आना चाहूँगा, क्योंकि इस मामले को हर बार शराब घोटाले का जब भी जिक्र होता है, कांग्रेस इसे सिरे से खारिज करते हुए कहती है कि ये बीजेपी का रचा हुआ षड्यंत्र है और केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मेरा प्रगति जी सवाल यही है आपसे कि ऐसा क्यों होता है कि हर जो बड़े घोटाले हुए हैं, अब लगातार जो ईडी की कार्रवाई चल रही है सिस्टमेटिकली, पहले चाहे कवासी लखमा की गिरफ्तारी हो, फिर कोंटा सुकमा के कार्यालय में के निर्माण में जो बजट खर्च हुआ है उसको लेकर अगर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? देखिए अभिषेक जी, आप यदि देखें तो असंवैधानिक तौर पर ईडी लगातार कार्यवाही कर रही है और ईडी भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बनकर लगातार कांग्रेसियों पर और कांग्रेस से जुड़े लोगों पर कार्यवाही कर रही है। सबसे ज्यादा हमारे दिल को झकझोर देने वाली बात तब आई जब एक एक कार्यकर्ता के खून पसीने की कमाई से कांग्रेस के भवन बनाए गए हैं और उन कांग्रेस भवनों पर भी ईडी ने प्रश्न चिन्ह लगाया कि आप कार्यकर्ता वहां ना बैठे। क्यों ईडी भारतीय जनता पार्टी के 5 स्टार और 7 स्टार कार्यालयों पर नहीं जाती? क्यों ईडी दिल्ली के झंडा वालन में नहीं जाती और आरएसएस का मुख्यालय कैसे बना इसका पता नहीं लगाती? आप खुद देखिए अभिषेक जी, क्या ये कार्यवाही द्वेषपूर्वक नहीं लगती आपको? आप जानते हैं सत्ता पर कांग्रेस नहीं थी। आप चाहे राजीव भवन की बात करें, राजीव भवन जो बना, माननीय भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, हर एक कार्यकर्ता ने अपने खून पसीने की कमाई का वहां पे कुछ अंश दिया और उसके बाद कांग्रेस भवन का निर्माण हुआ। ऐसे ही वो चलते 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 कोंटा और सुकमा का भी भवन बना, तो कार्यकर्ताओं ने
अपने खून पसीने की कमाई देकर अपना वो मंदिर है, हम कार्यकर्ताओं का मंदिर है कांग्रेस भवन जिसका निर्माण कराया। आप बात करेंगे माननीय मलकीत सिंह गेंदू जी को जब बुलाया जाता है ईडी कार्यालय में, तो ईडी के अधिकारियों द्वारा उनसे पर्सनल सवाल क्यों पूछे जाते हैं? क्यों पूछा जाता है कि उनके पास कितने ट्रक हैं? क्यों पूछा जाता है उनका व्यवसाय क्या है? क्यों पूछा जाता है उनके बच्चे क्या करते हैं? क्यों पूछा जाता है उनके पास कितनी संपत्ति है? तो ये सारी कार्यवाही और ये सारा जो सिनेरियो है, ये सिद्ध करता है कि ईडी लगातार द्वेषपूर्वक कार्यवाही कर रही है। अभिषेक जी, आपको ज्ञात होगा ईडी की स्थापना कांग्रेस काल में हुई। ईडी की स्थापना इसलिए की गई कि किसी भी प्रकार का जो धन है, काला धन जो विदेश जाता है, उसे कैसे वापस लाया जा सके, कैसे मनी लॉन्ड्रिंग के केस का खुलासा किया जा सके। ईडी की कार्यवाही इस मुद्दे को लेकर की गई थी। कांग्रेस के कार्यकाल में कभी भी अब किसी भी सरकारी संस्था का दुरुपयोग नहीं किया गया, लेकिन जब से माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं, तब से आप देखेंगे लगातार ईडी विपक्षियों के यहाँ जा रही है। आप उदाहरण उठा लीजिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी का। जब वो हमारे थे, कांग्रेस के थे, तो वे बिल्कुल आरोपों में लिप्त थे, और जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाते, उनके आरोप सारे धुल जाते। ऐसे एन नंबर ऑफ आप देखेंगे कि आपको बहुत सारे ऐसे मामले दिखेंगे कि जब तक जो जिसे ईडी अपना वो आरोपी बनाती है, जब तक वो दूसरी पार्टी में है तो वो आरोपी है, जैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी में जाता है तो सारा उसका आप धुल जाता है। जी अभिषेक जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। क्या कहेंगे सर, बीजेपी को लेकर यह आरोप लग रहा है कि आप केंद्रीय एजेंसियों का भी नाजायज इस्तेमाल कर रहे हैं और राज्य की पुलिस का भी। दीपक बैस के घर के बाहर की जासूसी का मामला हो, चाहे लगातार पार्टी नेताओं को बार बार दफ्तर में बुलाकर उनसे घंटों पूछताछ करने को लेकर, इसे सियासी नजर से ज्यादा देखा जा रहा है बजाय कानूनी। क्या कहेंगे रविंद्र जी? कब से आरोप नहीं लग रहे वाला? बहुत दिनों से लग रहा है। हमको तो लगता है हम 4 सालों से देख रहे हैं कांग्रेस एक ही आरोप लगा रही है, ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। ईडी मतलब गलत तरीके से कर रही है, पहली बार तो लगा नहीं रहे और लगा रहे हैं आरोप। उसके बाद केंद्र का चुनाव हो जाता है, राज्य का चुनाव हो जाता है, स्थानीय निकायों का चुनाव हो जाता है, तो किसी भी आरोप की कसौटी कौन कसती है? जनता कसती है। जनता ने हरा दिया इनको, भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया, केंद्र में भी, राज्य में भी, लोकसभा में भी, विधानसभा में। हो गया, इनका आरोप खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये अभी भी उसे रटते रहे। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इनके बातों में कोई दम नहीं है। ये ईडी की कार्रवाई को गलत बताते हैं भाई। तो भारत लोकतांत्रिक देश है, आपके पास सिस्टम है। कहीं ईडी गलत कर रही तो आप उसके विरुद्ध में कोर्ट में चले जाइए, आपको रिलीफ मिल जाएगा। उस पर भरोसा नहीं है क्या? अब भारतीय जनता पार्टी यदि उसको उकसा रही है, ईडी को पीछे से कुछ कार्रवाई करने का निर्देश दे रही है, तो और आसान है आपके लिए, आप कोर्ट में जाओ कि रविंद्र जी, जो प्रगति जी पूछ रही है कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ कांग्रेस ईडी को सिर्फ विपक्षी दल के नेता ही नजर आते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होटेलियर्स घोटाले करते हैं उन पर क्यों नहीं कार्रवाई होती? बिल्कुल होती है। इसमें ये लोग सोचते हैं ना कि विपक्ष पर हो रहा है। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता करेगा, कोई नेता करेगा, जरूर पकड़ेगी ईडी। अब कांग्रेस भवन में चलेगी तो तकलीफ, वहां उनको सस्पेक्टेड व्यक्ति लग रहे थे, पूछताछ के लिए चले गए, तो डर क्यों भाई? उसका काम है, उनका कर्तव्य, उनकी ड्यूटी है। आप क्यों डरते हो पूछताछ से? जब डॉक्टर रमन सिंह जी को भूपेश बघेल जी ने बुलाया, वो गए ना बकायदा? कहाँ नहीं गए बताइए? मोदी जी को जब बुलाया गया, नहीं गए क्या? अमित शाह जी को तड़ी पार किए गए थे, कहते हैं इन लोग जो गए थे बाहर, बकायदा उन्होंने कानून के आज्ञा का पालन किया ना, विरोध तो नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के इससे पहले नहीं हुआ कि हम तो किए हैं ना, और करेगी। अच्छा, मैं बड़ा आश्चर्यचकित मुझे लगता है, ये कहते हैं कि मोदी जी के आने के बाद से ईडी इतनी कार्रवाई क्यों कर रही है? ईडी को पावर क्या था? जब पुलिस की उसमें आता था मनी लॉन्ड्रिंग का, तब मतलब दर्ज होता था केस। ये पहली बार हुआ 2017 में, जब कानून में संशोधन किया गया कि अवैध धन की उगाही का कोई भी मामला आएगा तो ईडी उसमें सम्मिलित होगी। इसी के कारण ज्यादा छापे पड़ रहे हैं, इसके पहले नहीं पड़ता था, क्योंकि ईडी के जो कानून थे, उसका कर्तव्य था, उसका अधिकार था, बहुत सीमित था, बहुत सीमित था। अच्छा, एक चीज बताइए, जैसे कांग्रेस कहती हमने ईडी की स्थापना की, अधिकार आज मोदी जी ने दिया, कल हम सत्ता में रहे या ना रहे, लोकतंत्र में जनता का जनादेश है, कल भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी तो यही अधिकार तो ईडी के पास रहेगा। हमको डर नहीं लगता क्या कि कल मान लो के लिए हम सत्ता से बाहर गए तो ईडी कार्रवाई इसी कानून के तहत तो रविंद्र जी, चलिए मान लेते हैं कि आपकी सरकार में आने के बाद ईडी की ताकत बढ़ी है
और जो संशोधन किए गए हैं उसके चलते उन्हें अब ताकत मिली है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करें। लेकिन सवाल यही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच तो होती है लेकिन वो नतीजे तक नहीं पहुंचती, बहुत ही खराब रेट है। अगर बात की जाए तो कोई क्रेडिबिलिटी में सवाल लगातार उठता है। नहीं, ईडी में एक चीज है, जिसके विरुद्ध आरोप लगता है बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है जी। उसके ऊपर है बर्डन ऑफ प्रूफ। अब बिल्कुल आप देखिए कितनी संपत्तियों को अटैच कर रहे हैं, कितने के ऊपर कार्रवाई हो रही है। आप बताइए ना कवासी लखमा क्या स्थिति। आप अरविंद केजरीवाल, मुझे याद है इसी ईडी के कार्रवाई में यही कांग्रेस के मतलब साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे थे, तब दिल्ली में कह रहे थे कि मैं जेल से आया हूँ, यदि मेरे विरुद्ध कार्रवाई गलत हुई और चुनाव में जीत के आया तो मैं सच्चा साबित होऊंगा, नहीं तो मैं बेईमान होऊंगा। आज जो बेईमान हो गए साबित हो गया, उनकी ही बात उनको लग गई। उसी ईडी ने कार्रवाई की थी। ईडी ऐसा ही नहीं करती है, पूरे साथियों के साथ करती है। और निश्चित रूप से डर किसको भाई, भ्रष्टाचारियों को ही डर होगा ना, किसको। मेरे को है क्या डर, आपको है क्या अभिषेक जी डर? ये प्रगति वाजपेयी जी कह रही थी कि कांग्रेस भवन में सभी कार्यकर्ताओं ने अंश दिया, कितने लोगों ने दिया बताइए पैसा? नहीं, निश्चित रूप से। लेकिन रविंद्र जी देखिए, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के लिए आप पूछताछ करें समझ में आता है, लेकिन अब जब ये मामला निकलकर सामने आ रहा है कि मलकीत सिंह गेंदू जी से कुछ ऐसे निजी सवाल पूछे गए जो अब हटाने के लिए कहा जा रहा है, विच मीन्स कि वहां पे कुछ ऐसे सवाल पूछे गए जो प्रोफेशनली पावर में रहते हुए ईडी के अफसरों को शायद नहीं पूछने चाहिए थे। यही कारण है ना कि अब उन्हें हटाना पड़ रहा है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने निर्देश दिया था ईडी को ऐसा पूछना? हमने कहा था? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा था? उसकी प्रोसेस है, उसको लगता है वो क्या पूछ रहा है। हम इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि हम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते ये पूछना या वो पूछ रहा उसका काम है। हम तो नहीं बोल रहे वो पूछ रहा है गलत तरीके से तो ईडी के ऊपर भी कार्रवाई होगी, क्या दिक्कत है? कोर्ट नहीं बैठे क्या? कोर्ट को पूछना चाहिए ईडी से आपने ऐसा क्यों पूछा, उस पर भी कार्रवाई हो जाएगी। ठीक है, कोई ईडी के लोग भी मतलब मैं इस सवाल से आगे बढ़ेंगे रविंद्र जी, लेकिन एक चीज जो लगातार सवाल उठ रहा है कि ऐसा क्यों होता है कि ईडी की कार्रवाई होती है चाहे हालात कुछ भी हो, इसका कहीं ना कहीं फायदा बीजेपी को होता हुआ दिखाई देता है। बिल्कुल नहीं होता। क्यों होगा भारतीय जनता पार्टी को फायदा? अभी आपने खुद दिल्ली चुनाव का जिक्र किया और सबसे बड़ा मुद्दा भ्रष्टाचार का ही था। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ईडी और सीबीआई का फायदा भारतीय जनता पार्टी की उठाने के लिए बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि उसके हाथ में नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी बोल दे और ईडी और सीबीआई कार्रवाई कर ले। हम भी कोर्ट से डरते हैं, भारतीय जनता पार्टी डरती है। कांग्रेस डरे या न डरे, उसको संविधान की परवाह नहीं है। हम क्यों निर्देश देने लगे? हम निर्देश देंगे तो कोर्ट में कल कांग्रेस चले जाए, हमारे विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी। सबसे बड़ी बात है हमको फायदा राजनीतिक रूप से क्यों मिलता है? क्योंकि हम रात दिन काम करते हैं, जनता के बीच जाते हैं। हम कुंभ में नहाने जाने वाले लोगों को नहीं कहते कि इससे गरीबी खत्म हो जाएगी। क्या हम जनता के बीच जाके महतारी वंदन में पैसा बांटते, इसलिए हमको राजनीतिक लाभ होता है क्योंकि हम सेवा करते हैं। हमारे भ्रष्टाचार होंगे तो हम डरने वाले नहीं है। चलिए रमेश पांडे से समझते हैं। रमेश जी, ये बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ जो शराब घोटाले को लेकर लगातार कांग्रेस के नेताओं से सवालात हो रहे हैं, उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि जो मूल मुद्दे हैं, चाहे वो जो सरकार से जुड़ी योजनाएं हैं उनमें अभी क्योंकि बजट सत्र भी चल रहा है और काफ़ी सारे सवाल भी उठे हैं, चाहे महतारी बंधन योजना और अलग अलग मामलों को लेकर सवाल पूछा रहे, तो उन मामलों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है, ये कांग्रेस का आरोप है। वही बीजेपी ये कह रही है कि अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए जानबूझकर इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, प्रदर्शन किया जा रहा है ताकि इन मूल मुद्दों से जो है, जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार है उससे ध्यान हटाया जाए। ये बीजेपी का कह सकते हैं कि इस पॉलिटिक्स ऑफ मिस डायरेक्शन। तो मूल मुद्दों पे बात नहीं हो रही है और उधर उधर भटकाने की कोशिश हो रही है। आज जो स्थिति है, जिस तरह से मलकीत सिंह गेंदू से 8 घंटे तक पूछताछ हुई, जो सवाल पूछे गए, उसे आप किस तरह से देखते हैं? अभिषेक जी देखिए, पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सही है या कांग्रेस बहुत सही, लेकिन मैं कुछ बिंदु बताना चाहता हूं। जैसे कांग्रेस ये कहती है, अभी आपके ने सवाल किया कि कांग्रेस ये कहती है कि ईडी और सीबीआई का सबसे ज्यादा फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलती है। मैं आपको दिल्ली का उदाहरण देना चाहता हूं। दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचार के खिलाफ ईडी और सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग किया। आखिर किस लिए किया? भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए या कांग्रेस पार्टी को ईडी और सीबीआई पर भरोसा है, इसलिए उन्होंने मांग किया। दूसरा, आप देखिए, मैं छत्तीसगढ़ की बात बताऊं। अभी छत्तीसगढ़ में अगर ईडी इस तरह के मामले पैदा कर रही है कांग्रेस के अनुसार, तो क्या कुछ माहौल बदल जा रहा है? क्या माहौल तो जैसा था वैसा ही है। न किसी का ध्यान भटक रहा है, न कोई नए मुद्दे पैदा हो रहे हैं, बल्कि ये हो रहा है कि विधानसभा जो बजट का सत्र चल रहा है, कांग्रेस के विधायक
मूल मुद्दों को उठाने के बजाय बहिर्गमन कर जा रहे हैं, वॉकआउट कर जा रहे हैं, गर्भगृह में जाकर के स्वतः निलंबित हो जा रहे हैं। इससे ये हो रहा है कि वो किसी भी मुद्दे पर सार्थक चर्चा नहीं करना चाहते। वो सदन के बाहर हंगामा करते हैं, लेकिन सदन के भीतर कोई सार्थक चर्चा नहीं करते। मैं ये कहूंगा कि ईडी से कोई डर नहीं रहा। अगर कांग्रेस डरती तो इस तरह का प्रदर्शन न करती, इस तरह का बयानबाजी न करती। तो ईडी से डरने का तो कोई सवाल नहीं है। ईडी जी जबरन क्या बाल की खाल निकाली जा रही है? क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि विधानसभा में अब नेता चर्चा नहीं करते, वहां पर ड्रामा और भाषणबाजी इस तरह की जो प्रदर्शन है ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो क्या कहीं ना कहीं एक डायलॉग जो था वो खत्म हो चुका है पक्ष और विपक्ष के बीच में, और जानबूझ के ऐसे मुद्दों को उधेड़ा जा रहा है जिनका कोई तर्क नहीं? देखिए, अब ये मैं किसी को नहीं कह सकता कि कांग्रेस ऐसा कर रही है या बीजेपी ऐसा कर रही, पर आप समझिए इस बात को, ईडी की एक कार्रवाई अपनी कार्रवाई है। ईडी अगर पूछताछ कर रही है, ईडी अगर सम्मन जो पूछताछ करती है वो सम्मन में उसका बिंदु निर्धारित रहता है कि हम इन बिंदुओं की जानकारी चाहते हैं। तो कांग्रेस के लोगों को सामान्यतः जानकारी दे देना चाहिए, उसमें इतनी सी ही तो बात है, उसमें बहुत ज्यादा परेशान होने की क्या बात है। दूसरा, जो विधानसभा के मुद्दे को मैं बात कर रहा हूँ, बजट सत्र चल रहा है, तो बजट सत्र में प्रश्न लगे हुए हैं, तारांकित प्रश्न लगे हुए हैं, प्रश्नकाल है, ध्यानाकर्षण है। इन सारे मुद्दों पर पर्याप्त समय विपक्ष के सदस्यों को मिलता है। विपक्ष के सदस्य उस समय में चाहे तो सार्थक चर्चा करें, सार्थक बहस करें, पर उस समय का वो कोई लाभ नहीं उठा रहे। या तो वो इस तरह के मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहते, या वो चाहते हैं कि अगर मैं बात करूंगा, बहस करूंगा तो मेरे कार्यकाल के ज्यादातर मुद्दे उठ जाएंगे। इसलिए कुल मिलाकर के टाइम पास करने का एक प्रयास किया जा रहा है। जी लेकिन रमेश जी, एक सवाल और भी है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो बिजनेसमैन हैं और जो पॉलिटिशियल पार्टीज हैं और पॉलिटिशियंस हैं, दे वर्क हैंड इन हैंड, साथ में वो काम कर रहे होते हैं। और जब इस तरह से जो है जांच शुरू होती है, किसी पार्टी के खिलाफ कार्रवाई होती है, तो कहीं ना कहीं वो व्यापारी भी उन राजनीतिक दलों से और उन राजनेताओं से छिटकते हुए नजर आते हैं। तो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है दबाव की, डराने की, तो उस आरोप को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हम भी जानते हैं, क्योंकि अगर हिंदुस्तान में चुनाव कितना महंगा हो चला है, अभी हमने निकाय चुनाव भी देखा, तो जाहिर तौर पर आपको व्यापारियों की ज़रूरत तो पड़ती है, व्यापारियों की, बिजनेसमैन की। और जैसा कि हम देख रहे हैं, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि दिल्ली से लेकर तमाम कर्नाटका जैसे तमाम राज्यों में जो शराब के घोटाले का मामला है, झाबुआ में भी इवन, झारखंड में भी इवन यही चीज़ देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इस तरह से राजनीतिक दलों पर अटैक किया जा रहा है। मैं किसी एक राजनीतिक दल पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये कड़वी सच्चाई है कि जिस तरह से चुनाव महंगे हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं बड़ा कारण है कि एक के बाद एक घोटाले हो रहे हैं, व्यापारियों के साथ साठगांठ की जा रही है, और कहीं ना कहीं अभी जो जांच शुरू हुई है परत दर परत, वो सारी साठगांठ उभर के बाहर आ रही है। अभिषेक जी, मैं इस बिंदु से सहमत नहीं हूं। मैं इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूं। आप देखिए, 80 के दशक से राजनैतिक परिवर्तन बहुत तेजी से आए। 80 के दशक के बाद एक दौर ऐसा था जब अपराधियों ने पूरी तरह से राजनीति पर कब्जा कर लिया। जितने गुंडे बदमाश होते थे वही ज्यादातर संसद और विधानसभा में जाने लगे। आप उसके बाद देखिए, 2000 के बाद एक दौर और बदला जिसमें व्यापारियों का प्रभाव बढ़ गया। जो व्यापारी है, जिनके पास पैसा ज्यादा है, वो टिकट भी ले लेते हैं, चुनाव में उसका लाभ भी उठा करके चुनाव जीत भी जाते हैं। लेकिन ये सारी व्यवस्थाएं शॉर्ट टर्म की हैं। ये लंबे समय तक राजनीति में नहीं रह सकते। ना अपराध करके लंबे समय तक राजनीति में रहा जा सकता है, न व्यापार करके लंबे समय तक राजनीति में रहा जा सकता है, न चुनाव में पैसे खर्च करके लंबे समय तक चुनाव जीता जा सकता है। ये ऐसे लोग आरोप लगा सकते हैं जिनकी सोच व्यापारिक राजनीति की होगी। जो स्वच्छंद और सही राजनीति करता है, आज भी उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है। राजनीति में पैसों की कोई जरूरत नहीं है। अगर स्वच्छ राजनीति, सही समझ और सही विषय पर काम करता है तो वो चुनाव बिना पैसे के भी जीत जाता है। और पैसे उसके लिए लोग लगा देते हैं, छोटे छोटे कार्यकर्ता पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। उनके लिए व्यापारियों से चंदा लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से राजनीति करते हैं, उनको व्यापारियों से चंदा लेने की जरूरत पड़ रही है। जी चलिए रमेश जी, आप ये कह तो रहे हैं, लेकिन जो डेटा है वो तो कहता है कि कितनी बड़ी संख्या में जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज है वो विधानसभा में चुन के आए। कोई एक राजनीतिक दल नहीं, सभी राजनीतिक दलों से। लेकिन प्रगति जी, मेरा एक सीधा सवाल है आपसे
कि ये जो बार बार आप आरोप लगा रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमारे दफ्तरों की, नेताओं के दफ्तरों की छानबीन हो रही है, घरों की छानबीन हो रही है, कार्यालय में जो है समन्स दिए जा रहे हैं, क्यों ये माना जाए कि राजनीतिक दल एक्सक्लूसिव है? भाई अगर मैं इनकम टैक्स नहीं भरूंगा, चोरी करूंगा इनकम टैक्स की, तो मेरे घर सीधे सीबीआई का छापा पड़ जाएगा। तो राजनीतिक दल क्यों एक्सक्लूसिव है? अगर कुछ गलत, चलिए नहीं भी हुआ है, लेकिन अगर शक के दायरे में आप हैं तो जांच तो होनी चाहिए। बिल्कुल अभिषेक जी, जांच में समर्थन दिया है। मैं माननीय रमेश पांडे जी को सुन रही थी, वे कह रहे थे कि समन देती है और उस बिंदु पर पूछताछ करती है। रमेश पांडे जी, आपको बता दें, समन का उत्तर 6 पॉइंट में समन भेजा गया था ईडी के द्वारा और उत्तर भी दिया गया, लेकिन उसके बावजूद ईडी कुछ पर्सनल सवाल हमारे महामंत्री माननीय मलकीत सिंह गेंदू जी से पूछती है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि विधानसभा में हम मुद्दे नहीं उठा रहे हैं। रमेश पांडे जी, टीवी खोलकर देखिए, चैनल खोलकर देखिए, जो पूरा काम कांग्रेस का है ना, वो माननीय अजय चंद्राकर जी कर रहे हैं। अजय चंद्राकर जी खुद अपने मंत्रियों की कलाई खोलने में लगे हुए हैं। बजट सत्र में देखिए, वे विजय शर्मा जी को खून के आंसू रुला रहे हैं, अरुण साव जी को पानी पी कर बोलने को मजबूर कर रहे हैं। तो जब महतारी बंधन पर कांग्रेस के विधायक प्रश्न उठा रहे हैं, तो उनके आवाज में आवाज मिलाकर माननीय अजय चंद्राकर जी भी पूछ रहे हैं, आंख में आंख डालकर कुछ सत्तासीन विधायक अपने मंत्रियों से सारी बातें पूछ रहे हैं। और पिछले दिनों सदन की कार्यवाही में हर एक विधायक, कांग्रेस के हर एक विधायक ने, जो पूर्व मंत्री हो चाहे पूर्व मुख्यमंत्री हो, सभी ने सवाल उठाया। महतारी बंधन के नाम पर उमेश पटेल जी ने पूछा, बताइए, तो माननीय मंत्री जो अभी हैं वे जवाब नहीं दे पा रही, तो कैसे कह सकते हैं आप कि कांग्रेसी विधायक सदन पर कुछ पूछ नहीं रहे हैं? मैं सिरे से आपकी बात को नकारती हूँ, क्योंकि शायद आपने पिछले दिनों सदन की कार्यवाही नहीं देखी, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं अभिषेक जी, कि छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे पिछले 2019-2020 से लगातार ईडी जो द्वेषपूर्ण कार्यवाही कर रही है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई आरोप तय नहीं कर पा रही है, सिर्फ आरोप लगा रही है, तो ये सिद्ध करता है कि ईडी द्वेषपूर्वक रूप से कांग्रेसी नेताओं को, कांग्रेसियों को परेशान करने का कार्य कर रही है। नहीं, लेकिन आप देखिए माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, अभिषेक जी 1 मिनट और लूंगी। कवासी लखमा जी खुद कह रहे हैं कि भाई मैं पढ़ नहीं सकता। मैं हैरान हूं ये स्टेटमेंट सुन के। क्या पूरा का पूरा एक्साइज डिपार्टमेंट ही अनपढ़ है क्या? चलिए मान लेता हूं मंत्री जी पढ़ नहीं सकते, लेकिन डिपार्टमेंट में कितने सारे लोग आईएएस ऑफिसर्स काम करते हैं, उनको तो पढ़ना आता है ना। तो ये जो जवाब दिया है कवासी लखमा जी ने, वो अपने आप में क्वेश्चनेबल है कि आप कहना क्या चाह रहे हैं? देखिए कवासी लखमा जी, मैं अभी के सदन की बात कर रही हूँ। दूसरी बात, कवासी लखमा जी ने क्या बोला, ईडी ने उनसे क्या पूछताछ की, वाकई वो कह रहे हैं यदि वो पढ़ नहीं पाते होंगे, तो फिर ईडी ने जो बोला कि ईडी ने उनकी डायरी में निकाला, तो भैया जो पढ़ नहीं पा रहे, जो लिख नहीं पा रहे, उन्होंने अपनी डायरी में कैसे नोट करके रखा? मैम, मैं वैसे जानता नहीं हूँ कि मंत्रालय में किस तरह से प्रोसीडिंग्स होते हैं कार्यों की, लेकिन एटलीस्ट मैं इतना तो उम्मीद करता हूं कि स्क्रूटनी तो हर एक पेपर की होती ही होगी अधिकारी के लेवल में, क्योंकि मंत्री भी एक ही इंसान है, हर एक पेपर वो खुद जांच नहीं कर सकता। तो मुझे इस स्टेटमेंट में क्रेडिबिलिटी नजर नहीं आती कि आप कहते हैं कि मैं अनपढ़ हूं। आपके नीचे काम कर रहे हैं मंत्रालय के अंदर दर्जनों लोग और ऑफिसर्स, क्या वो भी अनपढ़ थे? और या फिर कहीं ना कहीं अपने ऊपर लगे हुए आरोप को किसी और की तरफ धकेलने की कोशिश हो रही है। खैर, राजेंद्र जी क्या कहेंगे इस पे? रविंद्र जी, सॉरी जी, सबसे बड़ी बात है प्रगति वाजपेयी जी जो बोल रहे हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा, कवासी लखमा, मैं नहीं किया हूं, मैं नहीं जानता, मेरे अधिकारी जानते हैं। भ्रष्टाचार हुआ, उन्होंने स्वीकार किया। जब पैसे की खनखन हो रही थी ना, तो कवासी लखमा मस्त हंस रहे थे। जब पुलिस का डंडा का ठन हो रहा है, तो बोलते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अनपढ़ नहीं हूं। अरे अनपढ़ नहीं हूं तो नहीं बनना था मंत्री। और जब अनपढ़ हो, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, आप स्वीकार कर रहे हैं, तो आप अपने आप को कैसे इससे दूर करेंगे? सबसे बड़ी बात है। कह रही है विधानसभा में प्रश्न अजय चंद्राकर जी ये कर, हमारे यहाँ तो कम से कम प्रश्न पूछ रहे हैं हमारे विधायक। भूपेश बघेल की गवर्नमेंट में तो बात करने से भूपेश बघेल से डरते थे, प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अरे अजय चंद्राकर जी पूछ रहे हैं, जनता का उससे कोई, विजय शर्मा जी खून के आंसू नहीं रो रहे हैं, कोई पानी पी के जवाब नहीं दे रहे हैं। अरुण साव जी, लोकतंत्र में जो प्रश्न काल है, जिसका संबंध है जनता से, उस प्रश्न को पूछा जा रहा है, उसका जवाब दे रहे हैं। और अजय चंद्राकर जी जिम्मेदार विधायक है, बिल्कुल पूछेंगे। मंत्रियों को घेर रहे हैं, तो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था, आपस की कोई सेटिंग नहीं है। मुझे अच्छे से याद है, आपके विधायक लोग बोलते थे कि क्या कहते हैं, हम भूपेश बघेल के सामने बात नहीं कर पाते। ठीक, तो बहुत बहुत शुक्रिया। वापस जा रहा हूं, बीच में रोक रहा हूं आपको। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे विमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए।
तो लगातार जो शराब घोटाला उस मामले को लेकर जांच चल रही है, कुछ कड़ियां जोड़ी जा रही है, कुछ मामलों को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल उठाए हैं और कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिनको लेकर कहीं ना कहीं ये जो कार्रवाई हो रही है वो सवालों के घेरे में जरूर है। लेकिन जाहिर तौर पर यह भी जरूरी है कि अगर घोटाला हुआ है तो दूध का दूध और पानी का पानी तो होना ही चाहिए, ताकि जनता का देश की संस्थाओं पर और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास बना रहे। देखते रहिए अनाज टीवी।